नमस्कार, मैं हूं सोनाली ठाकुर। स्वागत है आपका नेसा न्यूज 10 में। आपको बता दें कि हरिद्वार में धार्मिक अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे प्रशासन के अभियान से राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। मामले में डीएम से मिलने पहुंचे कांग्रेस के विधायकों ने जमकर हंगामा काटा। कांग्रेस के 5 विधायकों के दल ने जिलाधिकारी पर वादा खिलाफी और मनमानी करने का आरोप लगाया है। डीएम से मिलने विधायक रवि बहादुर, अनुपमा रावत, ममता राकेश, फुरकान अहमद और वीरेंद्र जाति डीएम कैंप कार्यालय पहुंचे थे। कांग्रेस विधायकों का कहना है कि प्रशासन सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर मनमानी कार्रवाई कर रहा है। प्रशासन की मनमानी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ रणनीति बनाकर इसके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। वहीं जिलाधिकारी ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई नियमों के अनुसार की जा रही है। वजह तो यह है कि जिस तरह से मंदिर को, मज़ार को एक आस्था का विषय है और पौराणिकता नहीं देखी गई है और जनता को विश्वास में नहीं लिया गया। जब समय दिया गया तो सोमवार को मिलने का, उससे पहले कोई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। देखिए, आस्था और विषय सम्मानजनक तरीके से जनता के लिए हम लोग हैं, चाहे अधिकारीगण हो, डीएम हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, हम सब जनता के लिए हैं और जनता के विश्वास का और उनकी आस्था का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। देखिए, एनक्रोचमेंट की बात कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दे रहे हैं, लेकिन समय मांगा था और समय दिया गया था, 1 हफ्ते का समय दिया गया था, तो उससे पहले नहीं तोड़ना चाहिए था। गलत व्यवहार किया गया है तो आकर के सम्मानजनक तरीके से बात करनी चाहिए। भाजपा सरकार की सोची समझी राजनीति है। 2024 में उन्हें हिंदू मुस्लिम करना है, उसी की मार्फत ये जो है ये समाधि तोड़ी गई। इस तरीके से मस्जिदों को, मज़ारों को, समाधि और मंदिरों को कई जगह प्रशासन के द्वारा हटाया जा रहा है। उसको लेकर हम विधायकगण जो हैं डीएम महोदय और सभी आला अधिकारियों से यहाँ मिलने आए थे और हमने यही बोला कि पौराणिकता देखिए, कितने वर्षों पुराने, कई सदियों पुराने हैं, वो मान्यताओं से जुड़े हुए हैं। अब जैसे गाजीवाली में घड़ियाल देवता का मंदिर है, वहाँ कोई बच्चा शिशु पैदा होता है या शादी के बाद आशीर्वाद लिया जाता है। इसी तरीके से ज्वालापुर में मजार है, वो करीबन 150-200 साल पुरानी, उसकी पौराणिकता देख लीजिए, उसकी प्रामाणिकता देख लीजिए, उसका रिकॉर्ड तो होगा ना। तो ये चीज़ें, और देखिए, ये हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं और सम्मानित जनप्रतिनिधियों से इन्होंने समय लिया था, सभी को समय दिया गया था। हालांकि इनके साथ और भी काफ़ी लोग आ गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी सभी से बैठ के बातें सुनी गई। मेन इशू वही उनका कहना था, लेकिन ऐसी जो उनके द्वारा कहा जा रहा है, ऐसा कोई आश्वासन भी इनको नहीं दिया गया था। और प्रशासन जो भी काम करता है वो देश काल परिस्थितियों को ध्यान में रख के करता है। चूँकि ये प्रकरण हाईकोर्ट पे गया था, लेकिन बाद में ये जानकारी आई कि ये इसको डिफेक्ट में पड़ गई थी रिट, ये बड़ी लंबे समय की संभावना हो गई थी। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 2018 का सविता कुमार का बड़ा स्पष्ट आदेश है, उसकी कॉपी मैं आप लोग को दे दूंगा। उसमें यहाँ तक कहा गया है कि यदि सार्वजनिक मार्ग पर कोई ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं तो उसमें आपको नोटिस देने की भी आवश्यकता नहीं है। इनको बाकायदा 1 सप्ताह का समय दिया गया। आपको बता दें कि विकासनगर विधानसभा क्षेत्र में विधायक मुन्ना सिंह चौहान की गरिमामयी उपस्थिति और ब्लॉक प्रमुख सरदार जसविंदर की मौजूदगी में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला के निर्माण कार्य के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम किया गया। गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला की लागत करीब 42 लाख रुपए लगभग है। क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि आने वाले दिनों में हर घर को साफ पानी सुलभ हो सकेगा। उन्होंने कहा कि पेयजल की टेस्टिंग विकासनगर में ही होगी और टेस्टिंग समय समय पर विभाग द्वारा की जाएगी। यहाँ पानी में DTS, फ्लोराइड जैसे पानी के टेस्ट लैब में करवाए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। ये जल संस्थान द्वारा एक वाटर टेस्टिंग लैब हम लोग यहाँ पे स्थापित करने जा रहे हैं, बहुत मॉडर्न लैब, जिसमें पेयजल की शुद्धता से संबंधित जो तमाम सारे टेस्ट है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो प्रिस्क्राइब्ड है, वो तमाम सारे टेस्ट हम यहाँ पर करेंगे ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि बिल्कुल गुणवत्ता युक्त शुद्ध जल हम लोगों के घर तक जाएं और कि दूर दूर तक जो पानी जनित वाटर बॉर्न डिजीज या किसी भी तरीके की अशुद्धियाँ, किसी प्रकार की कोई गंदगी, किसी भी प्रकार के पीने के पानी को कंटेमिनेशन की कोई संभावना ना हो, ये सब करने जा रहे हैं।
और जो बिल्कुल आधुनिक स्टैंडर्ड है उसको ये बिल्कुल उन मानकों को पूरा करे। वहीं आपको बता दें कि राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय नारायणबगड़ में विधायक और ब्लॉक प्रमुख ने डिजिटल बोर्ड का उद्घाटन किया है। सोमवार को राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय नारायणबगड़ के सभागार में छात्र छात्राओं को अभिभावकों, शिक्षक शिक्षिकाओं एवं जनप्रतिनिधियों की गरिमामय उपस्थिति में ब्लॉक प्रमुख यशपाल सिंह नेगी द्वारा राजविद से डिजिटल बोर्ड का उद्घाटन करने के बाद विद्यालय को पठन पाठन के लिए समर्पित किया गया है। बतौर मुख्य थराली विधायक भूपाल राम टमटा ने दीप प्रज्वलित कर डिजिटल बोर्ड का अनावरण कर छात्र छात्राओं एवं विद्यालय परिवार को शुभकामनाएं दी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपके चैनल ने इस प्रकार की बातों को कवरेज किया। देखिए यहाँ पे जो है आजकल जो है नए युग में जितना भी हो सकता है हम लोगों का काम ये बनता है कि अपने शिक्षा के क्षेत्र को हम जो है विकास की ओर ले जाएँ, शिक्षा का उत्कृष्ट विकास हो। हम यार हमारी ये मंशा है, इसी कारण हमने जो है राज्य से जो है यहाँ पे डिजिटल बोर्ड दिया है ताकि हमारे बच्चों में जिस प्रकार से प्राइवेट स्कूल के बच्चों में जो है पठन पाठन का जो एक लगाव होता है, उसी प्रकार से हमारे जो है सरकारी विद्यालयों में ये बातें जो है लोग अपने मन से निकाल दें कि सरकारी विद्यालय में जो है पढ़ाई नहीं है या इस प्रकार की सुविधा नहीं। हम ये चाहेंगे कि हमारे विधायक जी की भी यहाँ पे जो है पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पर प्रयास में बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उनके अपने व्यक्तिगत प्रयासों से उन्होंने यहाँ पर एक डिजिटल बोर्ड जो हमारा केंद्र का विद्यालय है आदर्श विद्यालय नारायणबगड़ को दिया है। मैं उसके लिए बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और निश्चित रूप से आज शिक्षा सबसे पहली हमारी जरूरी है। माननीय प्रमुख महोदय से निवेदन किया था कि विद्यालय के डिजिटल बोर्ड की आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षा का एक संक्रमण काल आ रहा है जो एक चरण से दूसरे चरण में जा रहा है, जो डिजिटल की ओर जा रहा है। तो आज माननीय प्रमुख जी के प्रयास से हमारे विद्यालय में विधायक महोदय जी आए और उनके द्वारा हमको काफ़ी प्रोत्साहित किया गया। और वहीं आपको बता दें कि दिल्ली जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे पहलवानों के समर्थन में भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोमदत्त शर्मा की अगुवाई में भगत सिंह चौक पर भगत सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर धरना प्रदर्शन कर दिल्ली पुलिस के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से पहलवानों पर दिल्ली पुलिस द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न पर कार्रवाई के साथ ही सांसद ब्रजभूषण शर्मा सहित कुश्ती महासंघ भंग किए जाने की मांग करी। वहीं हरिद्वार में कावड़ मेले को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। चार धाम यात्रा के बीच कावड़ मेले को सकुशल संपन्न कराना प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है। मेले की तैयारियों को लेकर डीएम विनय शंकर पांडे और एसएसपी अजय सिंह ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। डीएम विनय शंकर पांडे ने कावड़ मेले से पहले बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य जैसे मूलभूत व्यवस्थाएं पूरा करने के लिए निर्देश अधिकारियों को दिए। सभी विभागों ने बहुत अच्छी एक्सरसाइज की है और सब विभाग ने बताया है कि उन्हें कितने पैसे की आवश्यकता है, क्या क्या काम होने हैं, उसका हम सभी लोगों ने रिव्यू कर लिया है। उम्मीद हमारी ये है कि 15 तारीख से हमारी टेंडर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, ताकि जो भी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद 4 या 5 जून से काम प्रारंभ हो जाए, क्योंकि इस बार की कांवड़ यात्रा थोड़ी पहले हो रही है। तो इसको ध्यान में रखकर हमें टाइम लिमिट का भी ध्यान रखना है और साथ ही साथ मेला भव्यतम हो उसका भी ध्यान रखना है। उस अनुरूप हमारी तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं। देखिए, कांवड़ यात्रा एक अलग तरह की यात्रा है जिसमें कुछ दिनों के अंदर करोड़ों यात्री यहाँ तीर्थयात्री आते हैं, तो एक कम अंतराल पर इतना ज़्यादा जो क्राउड आता है और जो लोग आते हैं, एक चुनौती हमेशा रहती है। इसी तरह चार धाम में भी वीकेंड्स पर बहुत सारे देखते हैं हम, हरिद्वार में बहुत लोग आते हैं। तो इसको देखते हुए अभी जो पूरी मीटिंग की गई, जो पुलिस की व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है, जैसे पार्किंग स्थल है उस पर लाइट की अच्छी व्यवस्था हो, बहुत जगह हमें बैरिकेटिंग की व्यवस्था पड़ती है जो PWD विभाग से बनवाते हैं। तो जो व्यवस्थाएँ हमें कांवड़ यात्रा के दौरान पुलिस को जरूरत पड़ती है और जो संबंधित विभाग से जरूरत होती है, चाहे PA सिस्टम लगवाना हो, पूरे
अनाउंसमेंट करनी हो, CCTV कवरेज बढ़ानी हो, तो उसी व्यवस्थाओं को लेकर ये मीटिंग थी, जिसमें पुलिस की जो आवश्यकता है उसको संबंधित विभाग को बताया गया, जिसको समय से पूर्ण कर लिया जाए। और जो हमारी पुलिस की अपनी जो बॉर्डर मीटिंग और अन्य प्रदेशों से, सरहदी प्रदेशों से जो समन्वय होता है, उस पर भी जल्दी ही मीटिंग करके वो समन्वय बनाया जाएगा। आपको बता दें कि 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं, जिसको लेकर पार्टियों के नेताओं ने कमर कस ली है और वह जनता के बीच में लगातार भ्रमण कर अपनी बात को रख रहे हैं। बात करें हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र की, तो यहां पर पूर्व में यहां की जनता ने भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को विजयी बनाकर सांसद भवन भेजा है। अब देखना यह है कि इस सीट पर कौन बाजी मारता है, क्योंकि सीट पर अभी से ही नेताओं ने तैयारी करनी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि जनता की कैबिनेट पार्टी ने हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र से टिकट देकर वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी भावना पांडे को मैदान में उतारा है और भावना पांडे घर घर जाकर अपनी बात को लोगों के बीच में रख रही हैं। वहीं भावना पांडे का कहना है कि धर्मनगरी हरिद्वार में लोग देश विदेशों से आते हैं। यहां पर कुंभ और कांवड़ जैसे विशाल मेले लगते हैं, जिसमें बहुत सारी व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। यह व्यवस्थाएं देखकर ही लोग मुझे कहते हैं कि उत्तराखंड में कितने हालात खराब हैं। देश भर के करोड़ों अरबों लोग, देश विदेश से लोग आते हैं। और आप देखिए, जब कुंभ होता है उसमें कितनी हालत खराब होती है, जब कांवड़ होती है उसमें कितनी हालत खराब होती है, जाम, न बाथरूम सुविधा है, न खाने की सुविधा है। तो ये इस सब चीज को लेकर मुझे लोग कहते हैं कि भाई आपके उत्तराखंड की हालत बहुत खराब है। तो इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। इस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव इसलिए लड़ना चाहती हूँ कि यहाँ पर सभी संप्रदाय के लोग हैं और सबको मुझे एक गुलदस्ते में समेटना है और सबको मैं एक लेके चलना चाहती हूँ। और यहाँ से मेरा 2027, आज पूरा उत्तराखंड परेशान है। तमाम, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे आप नशे हो, अवैध नशे हो, चाहे अवैध प्रॉपर्टियां हो। कहते हैं झुग्गी झोपड़ियां कि वोट बैंक है इनका। आप उनके घर तो अवैध है और वोट उनकी वैध है। कैसे? आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। उत्तराखंड बनने के बाद से ही अपने अस्तित्व को खो चुकी समाजवादी पार्टी इस बार लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड में अपना परचम लहराना चाहती है। आज उत्तराखंड समाजवादी पार्टी ने नई कार्यकारिणी का विस्तार किया है, जिससे आगामी हरिद्वार नगर निगम चुनाव और उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाने में जुट गई है। देखिए, उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और उत्तराखंड की जो जनता है अब वो भलीभांति जान चुकी है। कांग्रेस को और भारतीय जनता पार्टी को वो नकारने के मूड में है। आज पूरे उत्तराखंड के अंदर एक तीसरे विकल्प के रूप में सोचा जा रहा है और तीसरा विकल्प हमारी समाजवादी पार्टी उभर कर आ रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी 2004 की तरह यहाँ पर इतिहास रचेगी और 2024 में पंचकोणिया मुकाबला करने की हम संभावना ढूंढ रहे हैं। जो हमारे वोटर छीन गए थे, जो बीजेपी, बीएसपी और कांग्रेस में चल गए थे, उन वोटरों को हम पुनः लाएंगे, उन कार्यकर्ताओं को पुनः लाएंगे, क्योंकि उत्तराखंड बनाया हुआ समाजवादियों का ही है। आपको बता दें कि वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री व कर्नाटक विधानसभा में मैसूर लोकसभा से छेक्की अलका पाल ने कहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस इस बार 150 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। कर्नाटक की जनता हिमाचल की तर्ज पर भाजपा को उखाड़ देगी। पीसीसी सदस्य व महिला कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अलका पाल ने कहा कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कर्नाटक के अंदर प्रत्येक घर में 200 यूनिट बिजली निःशुल्क, 10 किलो चावल प्रत्येक गृहिणी को, 2000 रुपए प्रत्येक ग्रेजुएट को, 3000 डिप्लोमाधारियों को 1500 रुपए महंगाई से लड़ने के लिए उपलब्ध कराएगी। वहीं उन्होंने बताया कि नंदिनी दूध प्रोडक्ट पर सरकार आने पर सब्सिडी जारी रहेगी। आपको बता दें कि भले ही भारत के अंदर ट्रिपल तलाक को लेकर कानून क्यों ना बन गया हो, लेकिन ट्रिपल तलाक के मामले कम होने की बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। एक और ट्रिपल तलाक का मामला जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर से सामने आया है, जहां शादी के 12 साल बाद पति ने अपनी पत्नी को ट्रिपल तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया है। 5 तारीख को हमारी बेटी की लड़ाई हुई इसके घर वालों से। ये घर पर गई तो दवाई लेकर, उसके बाद में इसकी सास ने कुछ कहा और इसने कुछ कहा। इस पीछे इसके मियाँ ने मारा पीटा इसे। फिर देवर, ननद ने,
तब इसको पड़ गया। फिर हमें पता चला, हम गए फिर घर पर, किस वजह से आ गया। फिर ये हुई कि लड़ाई झगड़े ये सब हो रहे हैं, मांग करी जा रही है पैसों की, लड़की के जहेज के लिए, उनके अपनी बेटी के लिए। तो ये फिर हमने समझाया बुझाया इसकी जो उन्होंने फिर लड़के को हमें से भी बदतमीजी करी और वो करा। उसके बाद में लड़का गया उससे के साथ, इसके देवरों ने उन्होंने। मेरी शादी को 12 साल हो गए हैं। 12 साल से लगातार वो लोग मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, दहेज की मांग कर रहे हैं। शादी पे भी उन्होंने मांग करी थी पल्सर गाड़ी की, तो वो तो मेरे घर वालों ने दे दी थी। पर अब लगातार मुझ पर प्रेशर बना रहे हैं कि घर वालों से पैसे लाओ, और नंद सास देवर सब मारते हैं मुझे। अब भी 5 तारीख को मुझे कमरे में बंद। वहीं लक्सर में पहुंचे भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोमदत्त शर्मा का संगठन से जुड़े किसानों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया है। उन्होंने अजय वर्मा के निवास पर कार्यकर्ताओं के साथ प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया कि वित्त मंत्री प्रेमचंद द्वारा मारपीट मामले में मंत्री की बर्खास्तगी हो। फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोमदत्त शर्मा का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया गया था, वह नारा कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। आ रहा लेकिन अभी तक हो नहीं पाया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे फ्री गारंटी कानून के लिए, लेकिन उस समय केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी तो कर नहीं पाए थे। उसके बाद केंद्र में भी और राज्य में भी सब जगह सरकार भाजपा की रही। दोबारा फिर भाजपा सरकार आई है, केंद्र में भी और राज्य में भी पूर्ण बहुमत से है। लेकिन इन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। कहते हैं कि एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। हमारा कहना है कि आप इस पे मोहर लगा दो, लेकिन बात को घुमा रहे हैं और अपना कहा वादा पूरा नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमने सभी किसान एकजुट होकर के अब ये मांग कर रहे हैं। अभी पीछे 18 दिसंबर 2022 को देहरादून में पूरे भारतवर्ष से 223 जिस प्रकार से किसान हमारा सिस्टम के असुरक्षापूर्ण रवैये या अव्यवहारिक रवैये के कारण परेशान रहता है, तो हमारी योजना किसान संगठन से जुड़ने के बाद यही बनी कि अपना क्षेत्र का जो किसान है जिसकी विभिन्न प्रकार की समस्याएं शासन से भी रहती हैं और शुगर मिल से भी रहती हैं या अन्य सरकारी तंत्र से रहती है, तो उनके लिए प्रत्येक प्रकार से एक समायोजित व्यवहार बनवाना, और अगर सरकार समझाने बुझाने से और सिस्टम समझाने बुझाने से सही काम नहीं करता तो उसके लिए किसी भी संघर्ष के लिए हम जाएंगे और किसान का हित सर्वोपरि रखेंगे। हमारे पास ऐसे किसान सिपाही आए जो 1 और 1 11 नहीं 1,11,000 करेंगे। हमने इन्हें ताकत दी और टोपी पहना के इन्हें तोप पहनाई। ये जो टोपी है किसान यूनियन की, ये तोप है। दूसरी बात, किसानों की योजनाएं के लिए गरीब मजदूर किसान व्यापारी सब के लिए नई योजनाएं। किसान के बच्चे पढ़ लिख लिए, अब हम पारंपरिक खेती को छोड़ के इजराइल की तर्ज पर खेती करेंगे। जैसे आज से 1000 वर्ष पूर्व भी 2000 वर्ष पूर्व भी हमारे यहाँ खेती होती थी। जैसे आपको बता दें कि रुड़की में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर की सड़कों पर गड्ढा मुक्त करने को धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वहीं प्रदेश महासचिव कांग्रेस विकास त्यागी के नेतृत्व में आजाद नगर पनियाला रोड सड़क की बदहाल हालत को सुधारने को लेकर धरना देकर सरकार को चेताने का काम किया है। वहीं धरना प्रदर्शन में स्थानीय जनता भी शामिल रही है। कांग्रेस प्रदेश महासचिव विकास त्यागी ने कहा कि यह मार्ग पिछले 10 सालों को बदहाल पड़ा हुआ है। लगभग 20,000 की आबादी से इस मार्ग से होकर गुजरती है, लेकिन स्थानीय सांसद और जनप्रतिनिधियों का इस सड़क की ओर कोई ध्यान नहीं है। इसलिए मजबूरन होकर सड़क की हालत को सुधारने को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि लोकदल के प्रदेश प्रभारी चौधरी नीरपाल सिंह व नवयुक्त प्रदेश अध्यक्ष हर्षवान चौधरी ने दरगाह साबिर पाक में कार्यकर्ताओं के साथ हाजिरी दी है और चादर पोशी कर देश में अमन व सलामती की दुआएं मांगी हैं। चौधरी नीलपाल सिंह ने कहा कि साबिर पाक की दरगाह राष्ट्रीय एकता के साथ साथ आध्यात्मिक केंद्र भी है, जहां से बिना धार्मिक भेदभाव के सभी को लाभ मिलता है। उन्होंने कहा कि उनकी साबिर पाक में गहरी आस्था है और जब भी वह रुड़की आते हैं तो बाबा के दरबार में जरूर आकर शीश झुकाते हैं।
जगह पे साबिर साहब की आज आए चादर चढ़ाने, हमारा बाबा से आशीर्वाद लेना। मकसद हमारा ये है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जयंत चौधरी जी की दीर्घायु हो, तरक्की मिले, राष्ट्रीय लोकदल बहुत मजबूत हो और हमारी पार्टी के हर कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी खुशहाल रहे और मजबूत रहे। सबसे पहले तो बेरोजगारी का है, किसानों का है। ये जो लोगों के ऊपर बेमतलब मुकदमे, झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, ना फंसाए जा रहे हैं, उसके विरोध में हम खड़े होने जा रहे हैं। और जो किसानों का गन्ने का कई सौ करोड़ रुपया बकाया है, उस पर सरकार चुप है। मोदी जी ने कहा था हम 2022 में किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, लेकिन दुगनी कम तो कर दी, दुगनी नहीं हुई। वहीं आपको बता दें कि रुड़की के रामनगर के पास एक निजी होटल में बीजेपी के पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पत्रकारों को संबोधित किया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों का बखान किया है। उन्होंने कहा कि देश आज सुरक्षित हाथों में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने पिछले 9 सालों में देश के लिए कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। देखिए, 2024 का चुनाव है और बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। देश बहुत तेज़ी से आगे इन 9 सालों में बढ़ा है और तेज़ी से देश आगे बढ़े, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक बार फिर नहीं, एक बार फिर और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में बने। इसी को लेकर के मैंने आज प्रेस से बातचीत किया। आपको बता दें कि विकास नगर पचवादून में लगभग 3000 ई-रिक्शा वाहन संचालित हो रहे हैं। विकास नगर पुलिस प्रशासन के द्वारा NH मार्ग हरवटपुर चौक से आवाड़ी पवार के मार्केट से कालसी तक एवं डाक पत्थर तिराहा से डाक पत्थर बैराज तक प्रमुख मार्गों पर ई-रिक्शा वाहनों को प्रतिबंध किया गया है, जिसको लेकर ई-रिक्शा वाहन स्वामियों में पुलिस प्रशासन के आदेश के खिलाफ आक्रोश है। ई-रिक्शा स्वामियों का कहना है कि इन मार्गों को प्रतिबंधित करने से हमारे ऊपर रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाएगा। सोनू जी बताइए कि क्या मामला है, आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए आज, क्या मामला है? सर, हमारे को एक प्रशासन की तरफ से एक नोटिफिकेशन मिला है कि कल से ई रिक्शा यहाँ पे बाजार में बंद रहेंगे। और सर, इससे क्या है कि हमारे पास कोई रूट भी नहीं दिया गया है। ऐसा कोई यहाँ बोल रहे हैं कि NH पे बंद है, हमारे पास तो कोई दूसरा रूट ही नहीं है। यहाँ पे एक छोटा सा बाजार है, इसी से सब ये लोग जुड़े हुए हैं, जिनसे इनका रोजमर्रा का जो है। कितनी ई रिक्शाएं हैं यहाँ पर? सर, यहाँ पे बेरोजगार होंगे लगभग सर 1500 से 2000 आदमी है जो बेरोजगार हो गए यहाँ पे। और इन सब के ऊपर सब लोन है, सबने ई रिक्शा लोन पे लिए हुए, किसी ने समूह उठा के, किसी ने कुछ भी उठा के अपना कर्जा करके सिर पे सर ये ई रिक्शा लिए हैं, तब ये कमाएंगे, नहीं तो कहाँ से किस्त देंगे, कहाँ से अपना परिवार पालेंगे। ये प्रशासन की तरफ से एक तुगलकी फरमान जारी हुआ है। इस तुगलकी फरमान से अगर आपको राहत नहीं मिलती है तो आप लोग को अगला कदम क्या होगा? नहीं सर, हम ऐसे तो प्रशासन के खिलाफ नहीं जाना चाहते हैं। हम प्रशासन से अपनी जो है बेरोजगारी हटाई जाए, हमारे किसी भी तरीके से हमें इसे मुक्ति दिलाई जाए, भाई हमारे रूट दिया जाए। कुछ भी दोपहर में पुलिस प्रशासन द्वारा वो दी गई है कि आप कल से NH पे नहीं चलेंगे, अन्यथा आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी जी। इसलिए हम आज अपने सारे यूनियन वालों को इकट्ठा करके अब हम चाहते हैं कि SDM के माध्यम से और DM साहब को ज्ञापन दें। जब आपको रोड नंबर दिया गया है, RTO में आपने शुल्क जमा किया, सब कुछ किया, तो ये गाड़ी रोड पे नहीं चलेगी तो कहाँ पर चलेगी? वो कह रहे हैं कैनाल रोड पे चलाओ या बाईपास पे चलाओ, बरोटी वाला चलाओ। इसलिए हम चाहते हैं कि मतलब हमारी मांग पूरी करी जाए। मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।